नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉसिबल सर्वाइवल के बारे में। ये वो सर्वाइवल है जिस फ्लाइट क्रैश में केवल एक सर्वाइवल जिंदा बचा था, केवल एक। तो दोस्तों ये बात है 24 दिसंबर 1971 की। अमेरिका में लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 पेरू देश की राजधानी लीमा से पेरू के दूसरी जगह जा रही थी, जिसके अंदर बैठे थे 86 पैसेंजर्स। ये अमेज़न के रेन फॉरेस्ट के ऊपर से जा रही थी और ये जा रही थी पेरू के पुकलपा में। दोस्तों शुरू का आधा घंटा बहुत नॉर्मल था। क्रू मेंबर्स ने ब्रेकफास्ट सर्व किया, पायलट अपने परिवार के बारे में बातचीत कर रहे थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस का था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और यह हवाई जहाज अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ाया जा रहा था। पायलट्स देखते हैं सामने तूफान है। वो ये फैसला लेते हैं कि इससे बचे बिना इसके अंदर घुसा दिया जाए और वो उसके अंदर प्लेन को एंटर करवा देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद चारों तरफ अंधेरा होने लगता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लग जाती है, टर्बुलेंस होने लगता है। धीरे धीरे वो टर्बुलेंस बढ़ता जाता है और वो ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा होता है। अब जो पैसेंजर्स का सामान था वो उनके कंपार्टमेंट में से गिरकर उनके सर पे गिरने लगता है। ऐसे ही 20 मिनट चलते रहते हैं और वो टर्बुलेंस झेल रहे होते हैं। अब 21,000 की फीट पे एक विंग पे आग लग जाती है, राइट वाले विंग पे, और वो टूट के अलग हो जाता है। अब जो लेफ्ट वाला विंग था वो भी थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, उसका भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब 10,000 की फीट की ऊंचाई पे उसके टुकड़े बिखरने लगते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो एरोप्लेन दिख रहा था, रेडार जो उसे देख रहा था, उसे कंट्रोल कर रहा था, उस पे से डॉट गायब हो जाती है। इसके बाद में मान लिया जाता है कि जैसे उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी होगी, पर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश कर चुका है पूरी तरीके से। रेस्क्यू टीम ऑपरेशन लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है। वो अमेज़न जंगल में जाती है, पर चारों तरफ एरोप्लेन के टुकड़े बिखरे हुए दिखते हैं और जो सूटकेस थे उसमें से हवा में से ही सामान गिर जाता है और जो गिफ्ट्स थे वो पेड़ों पे लटके हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने किसी को सजाया हो। चारों तरफ खोज करने के बाद रेस्क्यू टीम ऑपरेशन मान लेती है कि उसके अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। अब लगा भी नहीं था किसी को कि 10,000 फीट की ऊंचाई से कोई ऊपर से बच भी पाएगा, पर ये बात सच नहीं थी पूरी तरीके से। सब इस बात से अनजान थे कि अभी भी एक लड़की बची हुई है, वो अभी भी जिंदा है। वो अमेज़न के बीचों बीच अपने आप को पाती है, एक 17 साल की लड़की जुलियाने कॉपकेक। ये एक प्रकार से चमत्कार था। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थी और अमेज़न जंगल के फॉरेस्ट में थी। वहाँ पे डरावनी पेड़, डरावने जानवर, ये सब थे। और अब जो टीम का ऑपरेशन था वो भी बंद किया जा चुका था। रिसर्च ऑपरेशन, उसे भी औरों की तरह मुर्दा मान लिया जाता है और मान लिया जाता है कि वो भी अब नहीं बची। जुलियाना असल में अपनी माँ मारिया के साथ जा रही थी पेंगुआना में। अब वहाँ पे वो उनके पेरेंट्स क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। वहाँ पे वो रिसर्च वगैरह करने जा रहे थे, अपने फैमिली से मिलने और क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे थे। वैसे तो वो एक आम लड़की नहीं थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह चुकी थी, तो इस अमेज़न जंगल के बारे में काफ़ी कुछ पता था। पर जब वो फ्लाइट बुक कर रहे थे तो सारी फ्लाइट बुक हो चुकी थी। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट पकड़ी थी, तो सारी फ्लाइट बुक हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि लांसा से ही अब वो करना पड़ेगा। केवल लांसा की बची थी, पर उनके पापा ने कहा था नेवर फ्लाई लांसा, मतलब लांसा में कभी भी मत जाना कहीं पे भी, क्योंकि उस समय उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और सब मानते थे कि ये प्लेन क्रैश कर जाता है, क्योंकि बहुत से बार पहले भी
प्लेन क्रैश कर चुका है। और इस पे एक स्पेनिश में कहा भी जाता था, लांसा से लांजा दे पांजा, मतलब कि लांसा पड़ेगी पेट के बल, लांसा पड़ेगी पेट के बल, क्योंकि इससे पहले इसके बहुत सारे प्लेन्स क्रैश हो चुके थे और माना जाता था कि जब भी लांसा, मतलब जो भी लांसा से जाता है वो प्लेन क्रैश हो जाती है। ये लांसा L-188 इलेक्ट्रा थी। इसे बनाया गया था रेगिस्तान के ऊपर उड़ने के लिए, परंतु उस समय वो जा रहे थे एंडीज माउंटेन के ऊपर से, जो टर्बुलेंस वो झेल नहीं सकती है, इसलिए अमेरिका ने भी वहां से मतलब कि वो प्लेन यूज करना बंद कर दिया था। और वो उस समय जा रही थी एंडीज माउंटेन के ऊपर से, जिसका टर्बुलेंस वो झेल नहीं सकते, उसे केवल रेगिस्तानों के ऊपर ही उड़ने के लिए बनाया गया था। जब ये हादसा हुआ तो जूलिया ने लास्ट नंबर सीट की 19F पे बैठी थी, लास्ट सेकंड सीट पे। वो सीट 3 सीट की थी और वो एरोप्लेन से टूट के अलग हो गई थी, पर जूलियाने ने अपना सीट बेल्ट पहना हुआ था और वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। और हवा के बहाव के कारण, ज़्यादा हवा होने के कारण वो सीट बेल्ट उसके पेट में धंसने लगता है, जिससे हवा लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है। वो चीखती है बट केवल हवा की आवाज़ ही सुनाई पड़ती है और अब तो सांस लेना भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब आप सोचोगे कि 10,000 फीट की ऊंचाई से भी गिरते गिरते उसे चोट क्यों नहीं पहुंची, मतलब वो मरी क्यों नहीं। आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, परंतु वो जब 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी, तब जो हवा थी वो नीचे से ऊपर की तरफ बह रही थी, जिसने उसकी स्पीड को और ज़्यादा कम कर दिया। और जब वो नीचे गिर रही थी तब वो जो सीट्स थी वो रोटेट हो रही थी, वो क्या हो रही थी, रोटेट हो रही थी, जिसके कारण उसकी स्पीड और ही ज़्यादा कम हो गई। अब जूलियाना पाती है अपने आप को अमेज़न जंगल के बीचों बीच। पूरी रात बारिश हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे और सारे कपड़े कीचड़ में भर गए थे। उसे महसूस होता है कि उसकी कॉलर बोन और घुटने पे बहुत ज़्यादा चोट आई है, उसकी कॉलर बोन टूट गई है और उसके आर्म पे बहुत तेज घाव हो गए और उसकी एक आँख पूरी बंद हो चुकी थी और एक आँख थी जिसे ज़्यादा दूर का नहीं, बस पास पास का ही दिख पा रहा था। उसकी आँख पहले से ही बहुत कमज़ोर थी और अब उसके पास चश्मा भी नहीं था और एक आँख बंद होने के कारण उसे और ज़्यादा कम दिख रहा था। और दोस्तों, अब आप सोचोगे कि फिर भी वो बची कैसे इतनी स्पीड, क्योंकि फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको बताया कि वो रोटेट हो रही थी सीट। सेकेंड रीज़न मैंने आपको बताया कि हवा का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ था, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ, जिससे उसकी स्पीड और कम होने लगी, अप ड्राफ्ट हो रहा था। तीसरी चीज़, उसके लक ने भी काम किया। और चौथी चीज़, जो अमेज़न जंगल का रेन फॉरेस्ट था, मतलब जो जंगल था, फॉरेस्ट था, उसके ऊपर पेड़ ही पेड़ थे, जमीन देखना भी मुश्किल था उस समय। तो उसने एक गद्दे की तरह काम किया कि वो डायरेक्ट जमीन पे ना गिर के सीधा उससे टकरा के, पेड़ों से टकरा के नीचे गिरी, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और अमेज़न जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोकली का खेत है, इतना बड़ा जंगल है और हर तरफ पेड़ थे, जिसने एक गद्दे की तरह काम किया था उसके लिए। अब मैटर ये करता है, सबसे बड़ी बात ये है सर्वाइवल। उस अमेज़न जंगल में, इतनी भयानक जंगल में कैसे सरवाइव किया जाए। अब असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। बस जूलिया ने एकदम से महसूस करती है कि वो अकेली थी वहाँ पर। कई बार ऊपर से हेलीकॉप्टर जाते हैं, पर वो उन्हें कहती है, आवाज़ लगाती है, पर उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। अब डर इस चीज़ का था, खतरनाक जानवर, जहरीले प्लांट्स, जहरीले पेड़ और बाकी खतरनाक चीज़ें उस अमेज़न जंगल की। अब उसे बस इतना पता था, उसके पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे, इसलिए उसको पता था कि कौन से एनिमल्स जहरीले हो सकते हैं और कौन से प्लांट्स जहरीले हो सकते हैं।
इसलिए वो आगे बढ़ती है, कुछ कदम चलती है। पहले तो वो चल भी नहीं पा रही थी, पर अब वो कुछ कदम चलती है। उसके पास अपनी एक सैंडल भी नहीं थी और चश्मे भी नहीं थे, वो कुछ अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी, पर वो कुछ कदम चलती है और बाकी लोगों की खोज करने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, अपनी मम्मी को आवाज़ देती है बार 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 बार, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि इतने बड़े जंगल में कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, जिसको वो चिल्लाती है और महसूस करती है कि वो उस जंगल में अकेली है। करना है तो कुछ अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। अब मेन मैटर था पानी और खाने का। उसने पत्तों पे से, जो पूरी रात बारिश हुई थी इसलिए पत्तों पे पानी था, और उसने पत्तों का पानी पी लिया। पत्तों पे जो पानी था उसको चाट लिया, जिससे क्या हुआ, उसे पानी मिल गया। अब दूसरी बात आई थी खाने की। इस अमेज़न जंगल में आप सोचेंगे कि बहुत सारे पेड़ों पे फ्रूट्स वगैरह उगते होंगे, बट यह सच नहीं है। सनलाइट वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए 20 मीटर पे ही कुछ फ्रूट्स उगते हैं, पाम फ्रूट्स, और जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पहले तो उसे मशरूम दिखते हैं, बट जब वो उन्हें देखती है तो उसे पता चलता है कि वो शायद जहरीले है, इसलिए वो उसे छू कर भी नहीं देखती है। वहाँ एक बक्सा पड़ा था जिसमें एक टाइप का केक था, पर वो भी खराब हो चुका होता है पूरी रात की बारिश होने के कारण। अब उसे एक पैकेट में कैंडीज मिलती है, जिसके अंदर टोटल 30 कैंडीज थी। अब उसने रोज गिनी चुनी कैंडीज खाने का सोचा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कब तक सरवाइव करेगी। उसके हाथ में एक वॉच भी थी, जो उसकी दादी ने उसे गिफ्ट की थी। अब वो आगे बढ़ती रही और कई घंटे, मतलब 3-4 घंटे उस एरोप्लेन के उस टुकड़े के आसपास और अपनी सीट के आसपास ही वहां पर घूमती रही। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, पानी के टपकने की। वो वहां जाती है, एक इतनी सी जगह से पानी निकल रहा था, छोटी सी जगह से पानी। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी को फॉलो करो, क्योंकि पानी एक छोटी सी जगह से निकलता हुआ पानी एक स्ट्रीम में एक रिवर में बदलेगा, फिर एक झरने में, फिर स्ट्रीम में, और फिर एक नदी में बदल जाएगा। और नदी के आसपास होती है इंसानी बस्ती, तो वो तुम्हें वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देगा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि पानी को फॉलो करना है। जूलिया ने बस यही सोच रही थी कि वो पानी को फॉलो करती रहेगी और कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगी। पर वहाँ पर थे बहुत ज़्यादा जहरीले और खतरनाक जानवर। अब वो एक चीज़ ठान लेती है कि अगर जिंदा रहना है तो कोशिश करनी पड़ेगी और तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। कोई ना कोई तो तुम्हें ज़रूर ही मिलेगा। उसे इतना पता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे ये बात सिखाई थी कि जब तक तुम पानी को फॉलो करती रहोगी तो तुम किसी न किसी जगह तो ज़रूर पहुंच जाओगी। और पर उसमें एक मुश्किल भी थी। रिवर के आसपास होती है झाड़ियाँ, फिसलन वाले पत्थर, और उस समय वो अकेली थी, तो उसे पार करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता था। अभी उसकी घड़ी में बज रहे थे 6, रात हो चुकी थी। थोड़ी देर तो पानी को फॉलो करती है, उसके बाद रात हो जाती है। तो अब उस सबसे बड़ा काम था रात में सरवाइव करना। तो उसने एक पीठ के बल जगह लेके, जहाँ जैसे उसके पीठ के पीछे कोई पत्थर वगैरह कुछ इस प्रकार हो, जगह लेके वो उसके ऊपर लेट गई और फिर सो गई। पर इतना था कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा सेफ थी। उसके पेरेंट्स ने उसे ये भी सिखाया था कि पत्थर से आग कैसे लगाई जाती है, आग कैसे जलाई जाती है। परंतु उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण सब कुछ गीला था और आग भी नहीं जल पा रही थी। अब वो आराम से सो जाती है, फिर वो उठती है, एक मतलब सेफ जगह पे पीछे पत्थर की साइड सो जाती है, और फिर सुबह उठती है। और जब उसकी आँख खुलती है अगले दिन, तो उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मतलब उसमें चलने की ताकत नहीं बची थी। पर उसे पता था अगर जिंदा रहना है तो चलते रहना होगा। और उसके पास चश्मा नहीं था, इसलिए वो दूर तक देख नहीं पा रही थी और कोई शॉर्टकट भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो पानी को फॉलो करती है। पर तभी उसे एक मकड़ी दिखती है, एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और सबसे बड़ी मकड़ी। पहले तो वो देखती है, जिसे देख के वो डर जाती है, पर उसे पता था कि ये गोलियाथे बर्ड ईटर है। ये एक ये सबसे बड़ी मकड़ी है जो छोटी छोटी चिड़ियाओं तक को खा जाती है।
इसलिए पहले वो देखती है और इसे पता था कि ऐसे जानवरों से दूरी बनाए रखना ही ज़्यादा सही होता है, इसलिए हमें ऐसे जानवरों से दूर रहना है। वो ये सोचती है और फिर पानी को फॉलो करना वापस से शुरू कर देती है। उसके बाद में जूलिया ने धीरे धीरे पानी के ओर बढ़ती जाती है और आगे चलती जाती है। अब तीसरा दिन हो चुका था अमेज़न जंगल के अंदर। तभी उसे वहां का टूटा हुआ एक विंग का हिस्सा मिलता है। वो उसे देखती है और बार बार उस आवाज निकालने की कोशिश करती है, मम्मी पापा ये कह के, पर उसे कोई आवाज नहीं आती है। और तभी वो देखती है उसकी घड़ी भी खराब हो चुकी थी। अगले दिन डे 4, उस दिन उसे एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है। उसे पता था कि ये बर्ड डेड बॉडीज के आसपास ही पाई जाती है, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी उसे 3 सीट पे ऊपर की तरफ पैर और पूरा यहाँ पेट तक जमीन में धंसे हुए 3 लोग दिखते हैं, जिसे देख के वो पहले तो काफी ज्यादा डर जाती है, परेशान हो जाती है और इतना डरावना सीन देखने के बाद वो पैम्पर हो जाती है। उसके बाद में उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, और वो 3 लोगों की टांगे देखती है तो उसे लगता है कि कहीं उसमें उसकी मम्मी तो नहीं। वो डंडा उठाती है, थोड़ा और पास जाती है और करीब जाती है, तो वो देखती है और छू के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मी कभी भी नेल पॉलिश नहीं लगाती थी और उसमें से एक महिला थी जिसने अपने पैरों पे नेल पॉलिश लगाई हुई थी। आगे तक उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, बस थोड़े एरोप्लेन के टूटे हुए कुछ हिस्से ही दिखते हैं। अगला दिन डे 5 शुरू होता है। समय बीतता जा रहा था, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, उसके अलावा उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। और अब वैसे भी रेस्क्यू टीम ऑपरेशन ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो निराश हो जाती है और उसे ये भी याद नहीं था कि उसे जंगल में घूमते हुए कितने दिन हो गए, कितनी तारीख है और वो अब कहाँ है। उसे इतना भी नहीं पता था, बस उसे इतना पता था वो एक चीज़ को बोले जा रही थी, पानी को फॉलो करो, पानी को फॉलो करो और पानी को फॉलो करते जाओ। इसके बाद में वो देखती है कि आगे जो वो छोटी सी स्ट्रीम थी वो थोड़ी छोटी सी नदी बन जाती है। वो छोटी सी नदी बन जाती है। अब वो डर जाती है और वो बिल्कुल अमेज़न के भीतर थी, मतलब अंदर थी। और उसने सोचा कि उसे खाने के लिए वो रूट्स खा लेती है, बट उसके पास कोई चाकू या नुकीली चीज़ नहीं थी उसे तोड़ने के लिए। वो सोचती है उसे बॉईल कर लिया जाए, पर उसे बॉईल करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो सोचती है कि मछली खा ली जाए, बट उसके पास मछलियाँ पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो और कमज़ोर होती जा रही थी और निराश होती जा रही थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इतनी ज़्यादा परेशानी में अब हो जाता है उसका दिन नंबर 6, डे 6। उस दिन वो एक चिड़िया की आवाज़ सुनती है और अचानक से जोश में आ जाती है, और तभी वो वहाँ उसकी ओर भागने लग जाती है। हॉड्सन बर्ड, ये वो बर्ड है जो पाई जाती है नदियों के पास, मतलब कि बड़ी नदी के पास पाई जाती है। वो वहीं पे अपना घोंसला बनाती है। उसे खुशी होती है ये देखकर कि शायद अब आगे एक बड़ी नदी है, और अब वो सामने देखती है तो फिसलन वाली झाड़ियाँ और उन्हें काट के ही पार किया जा सकता था, पत्थर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उसको शॉर्टकट ना लेके पूरा पीछे से घूम के जाके वहाँ तक पहुँचती है। कुछ घंटे लग जाते हैं उसे वहाँ तक पहुँचने में, पर उसे एक नदी मिल जाती है, जो देख के वो बहुत खुश हो जाती है, जिसकी जो ब्रेड थी वो थी 30 फीट, और आज वो पहली बार एक खुला आसमान देखती है। उसके जस्ट सर के ऊपर से एक प्लेन उड़ के चला जाता है, पर वो उसे अफसोस नहीं देख पाता, पायलट उसे नहीं देख पाता है, और वो अपने हाथों को वेव भी करती है, पर पायलट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से निकल जाता है और ना वो उसकी आवाज़ सुन पाता है और ना ही वो उसे देख पाता है। और उसके बाद में वो आवाज़ जूलियाने तक दोबारा काफ़ी घंटों तक आती भी नहीं है, क्योंकि उसे लगने लगा था अब कि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। तभी अगले दिन
अगला दिन होता है और उसे याद होता है कि उसके पापा ने उसे बताया था जहाँ बड़ी नदी होगी वहाँ इंसानी बस्ती ज़रूर होगी, जो वहाँ तक तुम्हें लेके ज़रूर जाएगी। एक नदी तुम्हें इंसानी बस्ती तक ज़रूर लेके जाएगी। वो आगे फॉलो करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अगला दिन होता है उसका डे 7। दिन बीतते जा रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसके ऊपर जो फ्लाइज थी उन्होंने अंडे दे दिए थे, मार्टरेट्स। अब उसके अंदर से कीड़े, छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे थे। उसके पास न केरोसिन था, न पेट्रोल था और ना कुछ और था ताकि वो उस कीड़ों को बाहर निकाल सके। उसके पास कोई भी सोर्स नहीं था जिससे वो अपने कीड़ों को बाहर निकाल सके, पर उसके पास एक सिल्वर कलर की रिंग थी उसकी उंगली में, जिसे वो निकालती है और कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो उन कीड़ों को निकालने में नाकाम हो जाती है। उसे लगता है कि शायद इन कीड़ों की वजह से उसे अपनी खाल काटनी भी पड़ सकती है, क्योंकि वो इतना डिफेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो पीछे की खाल थी वो जल चुकी थी और अब वो उतरनी शुरू कर देती है, पर फिर भी वो पानी के अंदर चलती जाती है। वो थोड़ी और कमज़ोर होती जा रही थी, पर अब उसने सोचा कि क्यों ना पानी में कूद के स्विमिंग कर ली जाए, ताकि वो पानी के बहाव से आगे पहुंच जाएगी। और वो पानी में छलांग लगा देती है और कई घंटों तक उसके अंदर तैरती रहती है। कुछ घंटों बाद उसे एक मुर्गी की आवाज़ सुनाई देती है, पर जो कि सच नहीं था, और उसे एक झोपड़ी भी दिखती है जो कि सच नहीं था, वो उसका वहम था और भ्रम था। अब वो उसके पास जाती है, वो देखती है कि वहाँ ना कोई मुर्गी है, ना ही कोई झोपड़ी है। अगला दिन हो जाता है। उसके बाद में उसे कुछ नहीं दिखता है। तभी फीमेल एलिगेटर उस दिन की रात फीमेल एलिगेटर अटैकिंग पोजीशन में उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी वो देखती है, पर उसे पता होता है कि ये जो एलिगेटर है वो कभी भी पानी में हमला नहीं करती है, इसलिए वो पानी के अंदर छलांग लगा देती है और उसके अंदर कूद जाती है। वो ऐसे ही कुछ दिनों तक करती रहती है, पर अब पानी के अंदर और जाने से वो कमज़ोर होती जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना मेंढक पकड़ के खा लिए जाए, पर अब वो इतनी कमज़ोर थी कि वो मेंढक को भी नहीं पकड़ पा रही थी। तभी वो एक दिन वहाँ डियर देखती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वही पाए जाते हैं जहाँ कोई इंसानी बस्ती नहीं होती है। अब वो और निराश हो जाती है और वो भूख के मारे परेशान हो जाती है। अब वो नदी का पानी पीती है। उस नदी के पानी में मिनरल्स तो थे, परंतु कई देर बाद एक बार पीने पे तो उसे पेट भर जाता है। ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी कुछ अच्छा खा लिया है और उसका पेट भर चुका है, पर थोड़ी देर बाद ही वापस से भूख लगनी शुरू हो जाती है। तभी उस रात उसे दूर से एक बोट भी दिखाई देती है। उसे लगता है कि वापस से तो इसका कोई भ्रम तो नहीं, तो वो अपनी आंखों को 4 बार रब करती है। रब करने के बाद वो सोचती है कि शायद वहाँ कोई सही में बोट है। वो जाती है वहाँ तक तैर के और उसे छू के देखती है। तब उसे पता चलता है, हाँ, यहाँ तो सही में एक बोट है। तभी वो देखती है ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा होता है। जूलिया उस रास्ते की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे जाती है, तो उसको वहाँ पे एक झोपड़ी मिलती है। वहाँ पे कोई इंसान तो नहीं था और ना कुछ चीज़ थी और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था दूर दूर तक। पर जब वो वहाँ जाती है तो उसे पेट्रोल दिखता है, तो वो उसे उठाती है और जो जहाँ जहाँ उसे घाव थे वो वहाँ पे लगा देती है। मैगेट्स, जिससे निकल जाए उसके मैगेट्स मतलब कीड़े। पहले तो उसे काफ़ी देर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके बाद में ये जो कीड़े थे वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे वो बाहर आ जाते हैं। वो जब कीड़े निकालती है तो उन्हें गिनती है तो उसे पता चलता है कि 30 मैगेट्स थे, 30 कीड़े थे। अब वो परेशान हो जाती है और फिर उसी झोपड़ी में सो जाती है। वो पूरी रात पूरे दिन वहीं ऐसे ही पड़ी रहती है, बार बार ये सोचती रहती है कि क्या आगे कोशिश की जाए बढ़ने की, क्योंकि उसे अब नहीं लग रहा था कि वो जिंदा भी बच पाएगी। ऐसे ही वो थकी हुई होती है, निराश हो रही होती है। तभी शाम के समय उसे कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है। जुलियाना को लगता है कि कहीं वापस से तो उसका वहम नहीं है। तभी वो 3 लोगों को वहाँ उस ओर आते हुए देखती है। जुलियाना थोड़ा आगे बढ़ती है और डर से आगे बढ़ रही होती है।
तभी वो 3 लोग जैसे ही उसे देखते हैं वो डर जाते हैं और वो पीछे हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इतनी भयंकर हालात में और इतने सारे घाव में उसे लगता है ये याकू मामा है। ये एक तरीके का सांप है जो समुंदर की रानी कहा जाता है जिसे। और लोग मानते हैं ऐसी कहानियों में सच्चाई की याकू मामा सही में होती है और वो एक इंसान को खत्म कर सकती है। उन्हें पहले तो ये लगता है, उन्होंने ऐसी कहानियां काफी बार सुनी थी, परंतु ये सच नहीं था। वो कहती है कि याकू मामा जैसी कोई चीज नहीं हूँ, मैं लांसा एयर प्लेन क्रैश की एक बची हुई लड़की हूँ। उसे नहीं पता था कि केवल वो ही बची है, तो वो बुक कहता है अगर तुम सही में लांसा एरोप्लेन की क्रैश की लड़की हो तो तुम इकलौती सर्वाइवल हो, क्योंकि हमने खबरों में सुना है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता है। अब ये सुन के जूलियाना का दिल दहल जाता है और वो कहती है और वो सोचती है कि मतलब उसकी माँ भी जिंदा नहीं बची। पहले तो वो इस उम्मीद में थी कि उसकी माँ जिंदा है और वो उन्हें ढूंढेगी, पर जैसे ही वो ये बात सुनती है कि उसमें कोई भी नहीं बचा है तो उसका दिल दहल जाता है। उसके बाद में वो जो 3 लोग थे वो जा तो कहीं और रहे थे, पर उसे झोपड़ी दिखती है और काफी देर रात हो जाती है, इसलिए वो वहां रुकते हैं कि सोचते हैं। वो जूलियाने को एक पेंट और शर्ट देते हैं और खाने का कुछ सामान देते हैं, एक भुना हुआ फ्लावर, मतलब कि एक भुना हुआ आटा, वो उसे खाने को देते हैं, जिसे खा के वो अपना पेट भरती है और उसके घाव को भी वो साफ करते हैं। उसके बाद में 2 लोग और आ जाते हैं और वो 5 लोग उसे एक गांव तक लेके जाते हैं। पहले गांव के लोग उसे देख के डर गए थे क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे घाव थे, उसकी एक आंख बंद हो चुकी थी और दूसरी आंख लाल पड़ चुकी थी बिल्कुल भी, और वो सही कंडीशन में नहीं थी। उसके बाद में जूलियाने के और ज़्यादा घाव साफ किए जाते हैं, उसे खाने को दिया जाता है और उसके बाद में उसे प्लेन के द्वारा एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। उसने 11 दिन बिताए अमेज़न के इस खतरनाक जंगल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना जंगल है। यहाँ पे एक दिन भी रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये दिल दहला देने वाली स्टोरी जूलियाना की, जिसने 11 दिन निकाले अमेज़न के फॉरेस्ट में फीमेल एलिगेटर से बची। उसे जानवरों को पता था कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है और किस रीज़न से। जैसे कि उसे एक बर्ड का पता था कि वो डेड बॉडीज के आसपास पाया जाता है। जैसे कि उसे पता था कि जो मकड़ी थी, बर्ड ईटर वाली मकड़ी थी, वो चिड़ियाओं को भी खा लेती है और ऐसी मकड़ियों से दूरी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो इस इकलौती सर्वाइवल की? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।